आजकल के जमाने को अत्याधुनिक जमाना कहा जाता है। एकदम हाई फाई मॉडर्न प्रोफाइल लाइफ लोग जी रहे हैं। खास तौर से गांव से जो लोग शहर में गए हैं वो लोग, या फिर शहर में जो लोग हैं, या शहर से बाहर दुनिया के दूसरे देशों के शहरों में जो गए हैं। तो आज आधुनिक युग चल रहा है। वो गुजरा जमाना लालटेन का नहीं रहा है। बैलगाड़ी भी अब गांव में नजर नहीं आने वाली है। ट्रैक्टर का जमाना आ गया है, कंप्यूटर साइंस का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल वाला जमाना है। बच्चा अभी पैदा हुआ है, 2-4 महीना गुजरा है और मोबाइल के लिए वो रो रहा है। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था प्रयागराज महाकुंभ मेले से, तो एक बच्ची बहुत रो रही थी। उसको उनके माँ बहुत चुप करा रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, मगर वो बच्ची चुप नहीं हो रही थी। हमें भी बड़ी परेशानी हुई। इनको दूध पिलाने की कोशिश की जा रही है, हवा में घुमा रही है, गोदी में उठाए उठाए गीत सुना रही है, गुनगुना रही है। तमाम कोशिश की जा रही है उस बच्ची को चुप कराने की, मगर वो मजाल है कि चुप हो जाए, और रोने की रफ्तार वो बढ़ा रही है। छोटी सी बच्ची है, अभी बमुश्किल साल भर की होगी, ले दे के चल पा रही थी अभी वो। और न जाने क्यों क्या ख्याल आया उसकी माँ को, उन्होंने अपने उस बच्ची को मोबाइल दिखाया, मोबाइल थमा दिया। अब तो क्या पूछना है, जैसे रोना एकदम हवा हो गई, जैसे रोने वाली कोई लाइन थी वो एकदम कट गई, रोना एकदम बंद, और बड़े मजे से वो मोबाइल लेकर के अपना चालू वो शॉर्ट वीडियो या रील्स चला रही है। अब उसको आइडिया है कि रील्स कैसे चलाया जाता है। थोड़ी सी देखती, अच्छा लगता तो देखती, वरना आगे कर देती। और फिर वो उसमें जो वीडियो का आता है ना, वो चलने वाला वीडियो का ऐसे क्लिप, तिरछा पिरामिड जैसा या फिर त्रिभुजाकार का रिंग के अंदर, वहां अपना उंगली रखती और वो वीडियो खोलती, फिर देखती, फिर आगे चलाती, फिर नेक्स्ट वीडियो देखती। हमने कहा वाह, गजब जमाना है, अद्भुत। सोचिए जरा, इस जमाने में हम जी रहे हैं जहां एक बच्चे को अभी ठीक से चलना नहीं आ रहा है, खाना नहीं आ रहा है, पीना नहीं आ रहा है, गंदगी कर दे तो साफ करना नहीं आ रहा है, खुद मैले में लिपटे हुए बच्चे हैं। खाए तो मुंह में और कपड़े में उसके तमाम रस और भोजन सामग्री लगी रहती है। वो बच्चे बाकायदा मोबाइल के इस कदर दीवाने हो गए हैं कि सोचो जरा, आने वाली पीढ़ी कहाँ जाने वाली है, क्या होगा यदि आपने खुद को आज नहीं संभाला। बच्चे दोषी नहीं हैं, दोषी आप सब हैं जो यहाँ पर दादा बन के बैठे हैं। ठीक है, आपका दादा बनना अच्छा है, जब आपके बेटे के बच्चे आ जाते हैं, यानी बेटी या बेटा आ जाता है, तो आप दादा बन जाते हैं। मगर दादा बनने के बाद जो आप दादागिरी करते हैं, ये माफ करने लायक नहीं है। दादागिरी बंद होनी चाहिए। दादागिरी कई तरीके से होती है। घर वाले समझदार हो जाते हैं, मान लो जैसे आधुनिक बच्चे हैं, उसके बच्चे जैसे टीचर हैं, उसकी बहू भी कहीं ना कहीं मैडम है, आंगनबाड़ी कार्य करता है, आशा कार्य करता है, तो उन्हें मालूम है कि हमें जंक फूड नहीं खिलाना है बच्चों को। जो डिब्बा बंद, पैकेट बंद तमाम भोजन, इसमें जहर मिला है, केमिकल्स मिले हुए हैं, खतरनाक रसायन मिले हुए हैं, ये भोजन हमें नहीं कराना है। बच्चों को, नई पीढ़ी को मालूम है, लेकिन दादा, उन्हें तो अपने नाती और पोतों से मतलब है, रौब दिखाना है, अपनी दादागिरी झाड़ना है। तो अपना उठा करके बच्चे को कंधे पर लेकर सीधे दुकान चले जाते हैं और दुकान में पाउच खरीद रहे हैं, नमकीन, चिप्स, ब्रेड, ये सब क्या चीजें हैं। ज्यादा हुआ तो फिर कोई मैगी जैसी चीजें, या फिर वो हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं बच्चों को। अभी नन्ही सी जान है, अतली में ताकत नहीं है हजम करने की, केमिकल को पचाने की उनकी खुद की ताकत नहीं है, और ऐसे बच्चों को बड़े आराम से, बताइए, ऐसा जहर परोसा जा रहा है।
सिर्फ इसलिए कि हम आपके दादा लगते हैं, हम रिश्ते में आपके दादा हैं, आपके बाप लगते हैं, हमारे ज्यादा औकात है, हम मालिक हैं घर के, हमारे हाथों में घर की चाबी रखी हुई, बस उसके बहू बेटे थक गए समझा समझा के। ये कल्चर आज चल रहा है। सोचिए, बच्चे बिगड़ रहे हैं, उन्हें कलयुगी कहा जा रहा है, उनको न जाने और कैसी कैसी गालियां दी जा रही है, और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर नाको दम मचाते हैं, तब कहते हैं कि क्या करें, भगवान ने हमारे कर्म की कमाई यही लिखा है। अब भगवान पर दोष लगा रहे हैं। सारी गलती जिंदगी भर खुद करते रहे, और जब समझने की बात आती है, कहीं सत्संग सुनते हैं तो कुछ समझ मिलती है, कहीं प्रकृति उनको मार देती है, मतलब प्रकृति की मार पड़ती है, कभी बीमारी लगती है, कभी लकवा का शिकायत आता है, कभी अटैक आते आते बच जाता है खुदा न खास्ता बूढ़ा, तो सोचता है भगवान की लीला है, चाहे जैसे नचाहे हमको नाचना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा है कि मेरे कर्मों का फल है, मैंने खुद गलत खाया है, गलत सोचा है, गलत जिया है, और यही अपने लोगों को बांटा है, उसी का परिणाम मेरे पास आ रहा है। ये सोच ही नहीं रहा है कोई। आज आप देखिए घरों में क्या हालत हो गई है। आपके गांव में अभी अंदाजा लगाइए 15 शादी होगी इस साल, 15 में से 3 या 4 शादी पक्के तौर पर फेल होने वाली है। हो रहा है ये, 3-4 शादियां फेल हो जाती है, फालतू की शिकायतें कर देते हैं ससुराल वाले। यदि आपने बेटी भेजा है तो आपकी बेटी को घर बैठा देंगे, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दें। पैसे के लिए आज बेटियों को खरीदने का धंधा बना लिया है शादी को भी। शादी एक पवित्र रिश्ता है, विवाह कहा जाता है, विवाह विशिष्टम वहनम, मतलब विशिष्ट ढंग से एक परिवार एक दूसरे घर की बेटी को लाके वहन करते हैं, एक अच्छा मर्यादा व्यवहार के साथ रिश्ता निभाते हैं। एक लड़का दूसरी किसी घर की लड़की को लाकर अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ ऐसा रिश्ता कायम करता है कि एकदम प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, अर्धांग अर्धांगनी कहा जाता है, मतलब एक मर्यादा के साथ पूरे घर समाज परिवार के लिए उसे बहु लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, गृह लक्ष्मी कहा जाता है, इतना बड़ा नाम दिया जाता है। इस तरीके से जब वहन करते हैं लक्ष्मी के भांति उनका सम्मान किया जाता है, तब जाकर के घर परिवार बनता है। वरना घर क्या है, वरना घर क्या है, ईंट के टुकड़ों का, पत्थर के टुकड़ों का, जिसे सीमेंट के गारा से जोड़ दिया जाता है, सरिया और लकड़ी बांस बल्ली लगाकर, कुछ और फर्नीचर फाइबर टाइल्स इस तरीके की चीजों से घेर घार कर एक सिस्टम बना दिया जाता है, उसे मकान कहते हैं। मगर घर किसको कहते हैं, परिवार किसको कहते हैं? जिस मकान में दादा दादी हो, ताऊ ताई हो, बड़े बुजुर्ग हो, उनका सम्मान हो, बहू बेटे हो, नाती पोते बच्चे हो, ऐसा घर जहां प्रेम की चाशनी में रिश्ते घुले हुए होते हैं, वाणी में मिठास है, मर्यादा है, एक अदब है, एक लिहाजा है, फिर देखिए वो घर कैसा स्वर्ग से सुंदर होता है। ऐसा मकान जहां इतने प्रेम से भरे हुए लोग जी रहे हैं, आपस में प्रेम व्यवहार से जीते हैं, वो मकान परिवार कहलाता है, घर कहलाता है। कितने आयाम है, हमने अब तक 3 आयाम को छुआ है, एक बच्चे का, दूसरा बहू का, और तीसरा बड़े बुजुर्गों का, इसमें सब आ जाते हैं। पूरे घर को देखना है आपको। आप केवल ऐसा मत जियो कि गांव में ऐसा कल्चर चल रहा है, ऐसी परंपरा है, इसलिए हम लोग भी ऐसी ही परंपरा निभाएंगे। भाई वो पैसे वाले हैं, उनकी औकात ज्यादा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा, बंदगी मत कर वहीं से कर, साथ हो जाइए, गड़बड़ हो जाए। आपको बीच में नहीं आना है बंदगी करने, अभी पहली बता चुका, वो मतलब मना करे, हाँ, समझना चाहिए। आपको मालूम है वहीं से सबको। ऐसे साहेब बंदगी की, वो फंसा नहीं आना चाहिए, वहीं से बंदगी करो, इधर बैठो, बीच में मत आइए, बाधा पड़ती है। चालू है, वहीं से बंदगी।
भीड़ में आने की जरूरत तो आज जो परंपराएं हैं देश दुनिया में चल रही है, केवल उनका अंधानुकरण नहीं करना है। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, कहां कहां तक आप वैसे ही कार्बन कॉपी बने रहेंगे। आपकी अपनी औकात है, आपकी अपनी मर्यादा है, गांव में इज्जत है, परिवार और जिस खानदान से आते हैं उसकी भी अपनी एक परंपरा है, उसको निभाइए। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनको हमें जीवित रखा जाना चाहिए। आज हम भूलते जा रहे हैं, बच्चे उनसे बहुत दूर चले गए, उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज क्या होती है। अभी कुछ दिन पहले अंबानी ने अपने बेटे की शादी की थी। अनंत अंबानी शायद उनका नाम है बेटे का, वो मोटू का राधिका मर्चेंट के साथ शादी हुई थी उनके अपने गृहग्राम जामनगर गुजरात के अंदर। और उसमें उनके पास अकूत पैसा है, वो एक दिन की कमाई भी नहीं लगाए होंगे शादी में, इतनी कमाई है उनके यहाँ। करोड़ों रुपए की कमाई उन्होंने शादी में यूं ही फूंक दिया। और बाहर दूसरी दुनिया के लोगों को उन्होंने नाचने गाने के लिए बुलाया था। एक आदमी था, एक लड़का जिसका नाम है जस्टिन बीवर, उनको कम से कम 84-85 करोड़ रुपए दे दिया, खाली कुछ मटकाने के लिए, हल्का फुल्का नाचने के लिए। और वो भी ऐसा नाच रहा था जैसे उसका पैंट ढीला पड़ गया है, उसकी चड्डी दिखाई दे रही थी। ऐसा नाच, मतलब इतना विभत्स नाच के लिए उस आदमी ने 84 करोड़ दे दिया। उसके पहले राधिका एक और नाचने वाली को बुला रखा था, उसको कम से कम 75 करोड़ के आसपास रुपया दे दिया था। सोचिए जरा, ये कल्चर है। और इसी का खामियाजा आप लोग भी अपना स्टेटस जमाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लोन ले ले करके लोग शादी कर रहे हैं, घर फूंक तमाशा देख रहे हैं। अब लोन पटाते पटाते चाहे खाल निकल जाए घर वालों की, खेत बिक जाए, इज्जत चली जाए, सब मिट्टी पलीद हो जाए, लेकिन शादी में जो स्टेटस दिखाना चाहिए वो बरकरार होना चाहिए। फिजूल की लाइटिंग कर रहे हैं, घोड़े बग्गी वाले बुला रहे हैं, बेवजह के देर देर रात तक बारातियों का स्वागत किया जा रहा है। ना खाने का ठिकाना, ना बैठने का ठिकाना, ना सोने का, ना जागने का, खाली दिखाने के नाम पर। सबको नींद आ रही है और आप इतनी बड़ी नौटंकी छोड़ दिए हैं रास्ते में। इतने खतरनाक डीजे बजाए जा रहे हैं जिसकी धड़कन से कहीं मैच कर जाए किसी बूढ़े की धड़कन, जो अभी दमा का मरीज है, बीमार है, कहीं बीपी हाई चल रहा है, कहीं शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है, उसके धड़कन से कहीं डीजे का धड़कन मिल जाए तो वो बुढ़ा वहीं का वहीं देखते देखते दम तोड़ देगा। ये तो बुढ़े की बात हो गई। जब मैंने कहा कि बुढ़ा दम तोड़ देगा, यकीन नहीं होगा, एक घर ने दम तोड़ दिया। बारात निकल रही थी, जबरदस्त बैंड बाजा बज रहा था, वो 4 पहिया वाहन पर, ट्रैक्टर के पीछे ट्राली पर पूरा सिस्टम लगा हुआ था और खतरनाक ढंग से डीजे बजाया जा रहा था, एकदम कान फोड़ू आवाज में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बज रहा है, क्या गाया जा रहा है। धड़ाम धड़ाम भड़ाम भड़ाम चल रहा था। आप देखते हैं कि डीजे का पर्दा किस तरीके से हिलता है, ऐसे ही पर्दे हिल रहे थे, ऐसे ऐसे। अब एक नया मकान बन रहा था, उसकी दीवार खड़ी थी बिल्कुल सड़क किनारे। इतने जोर से जब डीजे बजा तो वो पूरा दीवार, घर का पूरी दीवार बारातियों पर गिर गया और कई बाराती वहीं के वहीं मारे गए, दब गए, वहां सांस लेना मुश्किल हो गया और वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। ये होना भी चाहिए। जब आप कुदरत के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करेंगे, धरती माता को, पूरी कायनात को, कुदरत को, प्रकृति को आप इस तरीके से परेशान करेंगे तो ये खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। इतना खतरनाक हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के तहत दुनिया को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। अभी 15 दिन पहले पूरा अमेरिका जल रहा था। यदि आप टीवी और अखबार देखते पढ़ते होंगे तो मालूम होगा, अमेरिका के अंदर एक बड़े शहर के इलाके में जंगल में ऐसी आग लगी थी, हफ्तों हफ्तों वो आग जलती रही। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया जल रहा था, अगले साल भारत भी जलेगा। आप जल ही रहे थे 50 डिग्री की गर्मी में पिछले साल।
यही हाल रहा जीने का। न धरती माता से जुड़ के रहते हैं, न पानी हम ठीक से पी पाते हैं शरीर के लिए, न पेड़ पौधे लगा रहे हैं घर के आसपास, हमें कोई ख्याल नहीं है, बिल्कुल कार्बन कॉपी एक ढर्रे के भांति चले जा रहे हैं। आधुनिक युग है, ठीक है, संसाधन होने चाहिए। आपके घर में टीवी, कूलर, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, इनमें से एक दो तो जरूर है, या सारा कुछ है, सारी सुविधाएं आपने जुटाया है, आपके बेटे कमा रहे हैं, बहू कमा रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप भूल जाते हैं कि आपको सवेरे उठ करके ठंडे पानी के साथ तुलसी के 5 पत्ती चबाकर खाना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, हमारी आधुनिकता के चक्कर में जो पुरातन की सनातन की परंपरा है वो कैसे मर रही है। यदि हम केवल 5 पत्ती 4 पत्ती ही तुलसी की खा लें तो तुलसी माता का वरदान बरसना शुरू हो जाएगा, आशीर्वाद बरसेगा। आपका जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय प्रक्रिया यानी पाचन संस्थान, वो मजबूत होगा और वात पित्त कफ का लेवल सही रहेगा। इतनी छोटी सी बात को बताने के लिए हमारे पुरखों ने तुलसी को माता बना दिया, तुलसी माता। अब आप पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, तुलसी के पत्ती कभी ना खाते हो, ना काढ़ा में पीते हो, ना चाय में डालते हो। चाय में डालना चाहते हैं घर वाले तो लड़का मना करता है, अच्छी नहीं लगती उसकी टेस्ट। बताइए, ये हालत है। ऐसे कितने सारे उदाहरण और उपाय दिए जा सकते हैं। सोचना है, समझना है आपको, आप जिम्मेदार हैं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आज से ही संभलना और अपने को देखना शुरू कर दें तो आपका घर स्वर्ग से सुंदर है। स्वर्ग में तो लड़ाइयां चल रही हैं, आप जानते हैं, जो समुद्र मंथन का बड़ा मामला आया था अभी महाकुंभ के पहले, जिसकी चर्चा हो रही थी। महाकुंभ का जो बात आती है, जो वहां से कलश निकलता है, वो समुद्र मंथन से ही है। बृहस्पति के अभिशाप से जो देवताओं का राजा या देवताओं का गुरु है, उनके ही अभिशाप से देवताओं की शक्ति छीन हो गई थी। फिर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया था स्वर्गलोक पर और उनकी कुर्सी हथिया ली थी। फिर पूरी कहानी आप जानते हैं। वापस पाने के लिए ब्रह्मा ने कहा देवताओं से कि समुद्र मंथन करो, अमृत मिलेगा, अमृत निकलेगा, वो जब पियोगे तब तुम्हारी शक्ति वापस आएगी। इसकी कहानी भी कुछ दूसरे ढंग से बहुत सारी है, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं आपके आधुनिक जीवन की। आधुनिक जीवन में हमने कहा कि आपके कंट्रोल से आपके बच्चे आज बाहर जा रहे हैं। ये कौन बताएगा? आप जो काम बताते हैं 10-25 बार में आपका लड़का या लड़की तैयार होती है कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, मैं ये काम करूंगा या काम करूंगी। 19 बार नकार देते हैं, 9 बार इंकार कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से आप कुछ लालच देते हो, कुछ बात बताते हो कि तुम्हारे लिए अगले बरस अच्छा मोबाइल खरीदेंगे, या छोटे बच्चे हैं तो बोलते हो कि अभी हम तुमको 1 घंटे के लिए मोबाइल चलाने देंगे, तब जाके वो काम के लिए तैयार होते हैं। वो एक जमाना रहा है आज से 20-25 साल पहले, जब बच्चे जो कहा जाता था वो काम तो करते ही थे। ऐसा भी था कि माँ बाप जो काम कर रहे हैं उसे देखकर उनके मन में अंदर ऐसे ललक पैदा होती थी कि हम भी ये काम करेंगे। मेरी माँ कर रही है, मेरे पिता कर रहे हैं, दादा कर रहे हैं, दादी कर रही है, घर वाले तो लग जाते थे। कुम्हार के घर में उनके बच्चे मटका और घड़ा बनाने के लिए तैयार हो जाते थे। अब वो जमाना नहीं है, अब मोबाइल है उनके हाथ में। दादा बाबा मटका बना रहे होंगे, चाक चला चला कर, कुम्हार के चक्री चलती है, उस पर मिट्टी से वो घड़ा बना रहे हैं, सुराही बना रहे हैं, बर्तन। बच्चे मोबाइल लेकर के या तो उसको वीडियो बना देंगे, अपलोड कर देंगे रील्स, या तो फिर कैसे बनता है वो देख लेंगे, लेकिन बनाने के लिए मिट्टी में हाथ नहीं लगाएंगे। आज घरों में छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल नाजुक होते हैं, उनका कुछ बिगड़ा नहीं है, वो बिल्कुल तैयार होके आए हैं। जैसे भगवान ने आपके घर में उस बच्चे को देव और देवी रूप में भेजा है, आपकी सेवा करने के लिए, आपसे सीखने के लिए, आगे चलकर भारत के उच्च और आदर्श नागरिक बनने के लिए, देश के कर्णधार बनने के लिए उन्हें भेजा गया है। आप थोड़ा सा मौका निकालिए बच्चों के लिए। आज आपके पास मौका ही नहीं है,
न दादा के पास मौका है, न दादी के पास मौका है, न माँ बाप के पास, न चाचा न चाची, बच्चों के पास बैठने के लिए मौका नहीं है। सोचिए जरा, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो बड़े होंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, तो किस हिसाब से आपकी वो सेवा में लगेंगे? कभी सोचते हैं आप? क्यों आपके वो पैर दबाएंगे? क्यों वो तेल मालिश करेंगे? क्यों वो आपको वो गर्म पानी, गर्म रोटी और दवाई खिलाने के लिए बैठेंगे? वो मोबाइल की दुनिया में घुसे रहेंगे। मोबाइल भी गजब की दुनिया है। एक चीज क्लिक करो और 50 चीजें आ जाती हैं उसके पीछे। क्या आप खोले थे, क्या देखना था, और कहीं एडवर्टाइजमेंट में चले गए तो कहां से कहां चले गए आप। बिल्कुल पूरब से पश्चिम दिशा में भटक जाते हैं आप अपना रास्ता। तो मैं ये बता रहा था कि बच्चे सीखने वाले होते हैं, सिक्खड़ होते हैं, उनके अंदर गुण है। माँ रोटी बना रही होगी तो हर बिटिया ये चाहती है कि मुझे भी रोटी बनाना आना चाहिए, और वो आटा मांगती है, ऐसे ऐसे करने लगती, हाथ से इशारा करती है, कुछ ना कुछ करती है, और धीरे से जब उन्हें बेलन और चौकी मिल जाती है तो एक छोटी बिटिया भी बढ़िया से रोटी बना सकती है। अभी मैं बुरहानपुर कबीर आश्रम में वार्षिक कार्यक्रम में था, तो एक बड़े समारोह के बीच, एक बड़े स्वभाव के बीच में एक बड़े समारोह में लोग बैठे थे, सब पूड़ी बना रहे थे, माँ बहन कहां कहां से आकर के। एक छोटी सी बिटिया, बहुत छोटी सी थी, अभी बड़ी मुश्किल से 5-7 साल की, वो पूरी तरीके से पूड़ी बेल रही थी। मैंने उसको रिकॉर्ड किया और डाला कि देखो, इस तरीके से लोग सीखते हैं और सिखाना चाहिए, और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि हमारे बच्चे तो वहां पढ़ते हैं डीपीएस स्कूल में, या फिर केपीएस में पढ़ते हैं, कृष्णा पब्लिक स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, या बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं वहां पढ़ा रहे हैं। उन्हें झाड़ू तक नहीं लगवाने देते हैं, उन्हें पानी तक नहीं मांगते हैं कि बेटा पानी लेके आओ, मटका से प्यास लगी है। अरे ये जमीन की चीजें नहीं सिखाएंगे तो पढ़ा लिखा के क्या करेंगे आप? फॉरेन चले जाएंगे वो बच्चे, फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। अभी कुछ महीनों की या साल भर की घटना होगी, एक लड़का जो फॉरेन में जाकर पढ़ाई कर रहा था, धीरे से पता चला उन्हें जॉब मिल गई, और जब वापस आया साल 1.5 साल बाद वापस आया तो ये पता चला, अपने बाप से बोलता है, माँ बाप को बिठा करके, कि माता पिता हम जो है अब बढ़िया नौकरी हमारी हो गई है, और एक अच्छा खासा हमने वहां घर भी खरीद लिया है बाहर अमेरिका में, और एक बहू भी लेके आई थी। जब ये देखा कि बहू भी साथ में आई है तो माँ बाप के पैरों के तले तो जमीन खिसक गई। लेकिन सोचे कि चलो हमको शादी करना था, तुमने शादी कर लिया, बेटा बता दिए होते तो अच्छा होता। चलिए बहू आ गई अब घर में, और कुछ दिन रहे वो लोग, 10-15 दिन रहे। बाद में यही बात बताने लगे कि वहां हमने घर ले लिया है, अच्छी सी नौकरी मिल गई है। अब पिताजी चलो आप भी चलो अमेरिका, आपको घुमा के लाते हैं, यहाँ कहाँ अकेले दुकेले बैठे हो, और कुछ हो जाए आप दोनों को तो कौन देखने वाला है, साथ में रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ बाप को ख्याल आया कि चलो बेटा बोल रहा है, अमेरिका का नाम बहुत सुने हैं टीवी में अखबार में, चलो अमेरिका ही चल लेते हैं, 2-4 महीना रह लेंगे। उन्होंने, लड़के ने कहा नहीं मम्मी पापा, 2-4 महीना क्यों रहेंगे, सदा के लिए वहीं चलिए, साथ में रहिए। कहा बेटा ये घर है, जमीन है, बकरी है, बाड़ी है, इसका क्या होगा? कहे सब बेच दो, अब इसको क्या यहाँ किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे, किसको क्या दे के जाएंगे, बेच देते हैं। तो पूरा कागज कलम हिसाब किताब करवा लिया, और अपने नाम लड़का ने सारा जमीन सारा पैसा करा लिया, ने बेच करके पूरा रकम ले लिया पूरी तरीके से, और कहे कि चलो मुंबई ले गए, और एयरपोर्ट में अंदर चले गए और बैठाए, यहाँ बैठिए अभी आप यहाँ बैठिए, और जो भी सामान है उसको हम वहां पर पिकअप के लिए रेडी करते हैं, ताकि वो प्लेन में लाद दिया जाएगा स्टोर में, और हम सब उड़ करके अमेरिका जाएंगे। अपनी पत्नी को लिए और सामान लदवाने चले गए। अभी हम आते हैं आधे घंटे में, और आधा घंटा गुजरने को आ गया, 45 मिनट हो गए नहीं आए, घंटा भर गुजरने लगा नहीं आए।
2 घंटे 3 घंटे, जब चौथा घंटे लगने को आया तो माँ बाप बहुत परेशान होकर के आखिरकार में किसी गुजरते हुए आदमी से पूछा, भैया हमारा बेटा सामान लादने गया है, इतने बजे अमेरिका जाना है बोला था। तो वो घड़ी देखता है, वो अमेरिका जाने वाली जो प्लेन थी वो तो उड़ गई है, वो तो गई, वो तो चली गई, और निश्चित तौर पर तुम्हारा बेटा और बहू चला गया होगा। नाम पूछा तो नाम बताया, और उसने जाके इंक्वायरी किया कि वो जो बेटा और बहू का नाम वाला जो आदमी है वो तो कब के उड़ चुके हैं, 3 घंटा पहले ही, और 3 घंटे 4 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जमाना है, सोचिए जरा कहाँ जा रही है जिंदगी, और आप किस भरोसे बैठे हुए हैं। माँ बाप होने का सही फर्ज निभाइए, सही अदा करिए अपना रोल, पूरा प्रेम प्यार दीजिए, पुचकारिए दुलारिए, लेकिन सही सीख दीजिए अपने बच्चों को। जब सही सीख नहीं देंगे, अच्छी परवरिश नहीं करेंगे, केवल उन्हें आप एटीएम मशीन बनाना चाहते हैं। आज हर माँ बाप, हर दादा दादी, हर चाचा चाची अपने छोटे बच्चों को स्कूल में अच्छे खासे पढ़ा करके एटीएम मशीन बनाना चाहते हैं। पैसा कमाने वाला इंसान खूब पैसा कमाए, उसके जरिए पैसा घर में आए, बाकी न तो संस्कार दे रहे हैं, न समझ दे रहे हैं, और न परंपरा की चीजों को बता रहे हैं, न मर्यादा सिखा रहे हैं। बस जो मर्जी आए वो जिए चले जा रहे हैं, जैसी चाहे जिंदगी जिए चले जा रहे हैं, न उन्हें रोकते हैं न टोकते हैं। फिर जब चिड़िया खेत चुग जाती है तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ भी करने को नहीं रहा आपके हाथ में। तो आप लोग सावधान रहिए, बच्चों को मोबाइल दीजिए। मैं मोबाइल के इस जमाने में ये नहीं कहूंगा कि बच्चों को मोबाइल मत दिखाइए, दिखाइए, दीजिए, टाइम फिक्स करिए और उनके सामने बैठकर उन्हें देखने दीजिए मोबाइल में वो क्या देखते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव प्रतिक्रिया को भी पकड़िए कि बच्चे किस तरीके से देख रहे हैं। अभी कई दफा हम सत्संग में आने लगते हैं, अपने बच्चों को आप ये बोलते हो जब सत्संग में आते आते, भैया हम तो जा रहे हैं, ये रिमोट लो और तुम लोग वो कार्टून चैनल देखते रहो, पोगो। वो पोगा देखेगा कि पोगा पंथी बनेगा, वो देखते देखते कहाँ चला जाएगा बच्चे। वो तो बस एक क्लिक करने की देरी है, फिर बी फॉर यू चैनल निकल जाएगा, कहीं नाचने गाने वाले, कहीं ऐसे ही फालतू की खतरनाक जो सीनरी दिखाने वाले चैनल। फिर एक बच्चा हिंसा हत्या बलात्कार के सीन कम से कम 10 साल 15 साल तक देखेगा तो उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या सीखता है बच्चा। पहले फिल्मों को देखने के लिए भी मर्यादा से देखा जाता था कि भाई ये गंदी गंदी फिल्में हैं, लोग चैनल बदल देते थे। लेकिन आज गंदे से गंदे सीरियल और गंदी सी गंदी फिल्मों को पूरा परिवार बैठ के देख रहा है। आप कहेंगे कि क्या साहब जी आपको बढ़िया सत्संग सुनाइए, सत्संग सुनाना चाहिए था, धर्म का, परमात्मा का, भगवान का, मुक्ति और मोक्ष कैसे हो, और आप यहाँ कहाँ घर गृहस्थी की बात बता रहे हो। जहां खड़े हैं वहीं तो इलाज करना पड़ेगा। बीमारी कहाँ है? बीमारी कहीं स्वर्गलोक में नहीं है, मुक्ति और मोक्ष में नहीं है, भगवान कोई बीमार नहीं है, बीमारी घर में है। बीमार आप हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई अपनी सोच से, कोई अपनी समझ से बीमार है। और इसी के चलते आज घर तहस नहस हो रहा है, घर बिगड़ रहा है, विखंडित हो रहा है। जो सामूहिक परिवार रहा है वो एकल परिवार में आ रहा है, एक टीवी, एक बीबी, एक चूल्हा, एक दूल्हा, ये फार्मूला बन गया है आज। और इसी के चलते आज बड़ी समस्या में आदमी घिरा हुआ है, टेंशन, डिप्रेशन और भयानक बीमारियां लग रही है और आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। बच्चों को सही सीख और संस्कार देने की जरूरत है, और संस्कार आप उन्हें मार मार कर, पीट पीट कर नहीं सिखा सकते। संस्कार देने के लिए बच्चों को आपको वो चीज दिखाना होगा। जैसे एक छोटी सी बात है, बच्चे खेल रहे होते हैं धूल में, गली में, मोहल्ले में, वो साइकिल का टायर चला रहे हैं,
वो कांच की गोलियां खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम बच्चे मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर जमीन पर खेल तो रहे हैं, गोबर मैदान धूल धूसरित सब खेल रहे हैं। अब बच्चा दौड़ के आता है, पानी पानी पानी, कहे जा बेटा निकाल के पी लो। अब वो लोटा या गिलास के साथ पूरा हाथ हंडा में डाल देता है, बर्तन में डाल देता है पानी वाला। मतलब जो धूल गोबर सुअर की टट्टी आदमी का, समझ रहे हैं, वहां जहां खेल रहा था पूरा वो मसाला हाथ में लगा हुआ है धूल गर्दा के रूप में, सारा वो महाप्रसाद पानी में चला गया। पानी आपका एकदम पंचामृत से परिपूर्ण हो गया। अभी आपको कोरोना ने सिखाया था जीना क्या होता है। हर आदमी 50 बार हाथ धो रहा था, सैनिटाइज कर रहा था, फूंक फूंक करके जिंदगी जी रहे थे आप। मरने को दिख रहा था, मौत कब आ धमके घर में इसका पता नहीं चल पा रहा था। क्या पता अगले पल क्या हो जाए। इतनी बड़ी दुनिया देखे, इतना बड़ा खतरा देखने के बावजूद आप फिर लापरवाह हो गए और सब भूल गए, सब खो गया आपके जीवन से। अभी भी मौका है, अभी भी संभलना है, अभी भी एक एक इंच को संभाल संभाल के जीना है। तो बच्चों को अच्छी सीख देना चाहिए। 7 साल तक आप बच्चों को जो चाहे सांचा और आकार में ढाल सकते हैं, जैसा सांचा वैसा ढांचा। जैसे जैसे माई बाप वैसे वैसे लइका कहा गया ना, जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे खरिका, और जैसे जैसे माई बाप वैसे वैसे लइका। ये आपकी छत्तीसगढ़ी बोली की कहावत है। तो माँ बाप जैसे होंगे बच्चे वैसे उठपटांग होते हैं, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है नोट करने वाली कि 7 साल तक आप बच्चों को चाहे जैसा ढाल सकते हैं। 7 साल के बच्चों का मन मस्तिष्क इतना कोमल होता है, सीखने की भाव में होता है कि उसे जो इनपुट देंगे उसके दिमाग में, जैसा बताएंगे वैसा वो करने वाले हैं। 7 साल में उनके परमाणु बदल जाते हैं। जो हड्डी पसली लगी है बचपन से जो लेके आया है, जो शरीर, हड्डी पसली, बाल, दांत, नाखून, रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, वो कम से कम 7 साल तक वही का वही रहता है, बदलते हुए भी। हड्डी आखिरी में बदलती है, लेकिन 7 साल के बाद पूरी तरीके से बदल जाता है। फिर 8वां, फिर 14 साल तक जाएगा बच्चा, फिर थोड़ा सा बगावती होने लगता है, और 14 साल के बाद जब आगे चला जाएगा तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला है। अब वो 7 या 21 साल का होने वाला है, फिर पूरी तरीके से जवान एडल्ट हो जाता है। फिर वो कुछ भी नहीं सुनेगा बल्कि आपको सुनाएगा। इसलिए आप सावधान हो रहे हैं और अपने घर परिवार को सही तरीके से स्वर्ग की ओर लिए चलने के लिए, या कहीं स्वर्ग है मान लिया जाए तो स्वर्ग को अपने घर में उतारने के लिए आप सबको चाहिए कि आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। साहेब आ रहे हैं, सब लोग स्वागत के लिए खड़े हो जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की जय।